गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने किया था बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बच्चों हमने किया था टेट्राहेड्रल के लिए एंड ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे होती है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे होती है। सो बच्चों यही आपके कोर्स में है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, NCERT में आपको दी गई है। नेक्स्ट बच्चों हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE के कौन कौन से फैक्टर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले था बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम की किसी भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा उसमें CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। बच्चों ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था स्क्वायर प्लेनर के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में और उसके बाद टेट्राहेड्रल में होती है। नेक्स्ट इज डी सीरीज। डी सीरीज आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में तीन ही सीरीज के ट्रांजिशन मेटल एटम पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज 3D, सेकंड वन इज 4D एंड थर्ड वन इज 5D। ठीक है, सो बच्चों डी सीरीज का साइज जो है डी ऑर्बिटल का साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का क्या होगी उस कंपाउंड में ज्यादा होगी। सो नेक्स्ट अगर बच्चों आपको कुछ कंपाउंड्स दिए जाए तो उसमें और उसके आपको अगर CFSE कंपेयर करने के लिए दी जाए तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि अगर उसमें 5D का एलिमेंट है, 5D सीरीज का एलिमेंट है, 4D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, सो सबसे ज्यादा CFSE किसकी होगी, 5D सीरीज वाले एलिमेंट वाले कंपाउंड की। नेक्स्ट है बच्चों नेचर ऑफ लिगेंड। आपको पता है कार्बन डोनर जो होते हैं और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और ये क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। सो आपको पता है सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है एनर्जी होती है वो कार्बन डोनर की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर की, आफ्टर दैट ऑक्सीजन एंड उसके बाद हैलोजन डोनर एक्स डोनर। इसको मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि कैसे इसको याद रखते हैं। इसको याद रखते हैं सिनॉप्सिस से। ये सबसे पहले कौन आता है, कार्बन डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर एंड आफ्टर दैट हैलोजन। यहाँ पे एक्स क्या है, हैलोजन। बच्चों अगर नेक्स्ट इसमें ही आता है, कल हमने किया था कि सपोज कीजिए ये तो है अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन डोनर है, एक नाइट्रोजन डोनर है, एक ऑक्सीजन डोनर है और एक हैलोजन डोनर है। बट अगर आपके पास ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन डोनर है या दो ऑक्सीजन डोनर, दो नाइट्रोजन डोनर भी हो सकते हैं, दो हैलोजन डोनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड के लिए बच्चों हम कैसे कंपेयर करते हैं, इसे बच्चों हम कंपेयर करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कैसे कंपेयर करोगे आप, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों क्योंकि सपोज कीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड में आपको दो लिगेंड दिए हुए हैं, तो कैसे कंपेयर करोगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, कि किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी। ये बच्चों हम कंपेयर करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये सीरीज आपको याद रखनी है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है याद रखने की, क्योंकि इसमें आपको ऑर्डर में दिया हुआ है और ऑर्डर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ। ध्यान रखना बच्चों, वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ है ये इस सब। और दूसरे इसको कैसे याद रख सकते हो आप, दूसरे कि H2O तक तो बच्चों सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, H2O तक जितने भी यहाँ पर आपको लिगेंड लिखकर दिखाया है मैंने, ये क्या है बच्चों, H2O तक सारे वीक लिगेंड होते हैं। और H2O के बाद आफ्टर H2O आपको जितने भी लिगेंड दिए हुए हैं ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो कैसे याद रखोगे, H2O से पहले सब वीक लिगेंड है और H2O के बाद सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये क्या है बच्चों, ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर है। ये जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ है, लेकिन फिर भी H2O से नीचे सब वीक लिगेंड होते हैं और H2O से ऊपर सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। सो नेक्स्ट है बच्चों अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, सो बच्चों अगर हम इसे कंपेयर करेंगे सो क्या होगा, आई नेगेटिव की CFSE सबसे कम होगी, उससे ज्यादा भी आई नेगेटिव की होगी, फिर SCN की होगी उससे ज्यादा, फिर Cl नेगेटिव की, फिर S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव। OX है बच्चों ऑक्सीडेट, ध्यान रखना यहाँ पे OX है ऑक्सीडेट। नेक्स्ट इज H2O वाटर, उसके बाद NCS नेगेटिव।
थायोसाइनेट, लेकिन यहाँ पर डोनर क्या है S। मैंने आपको दो तरीके से बताया था, दो मेथड बताए थे लिखने के कैसे आप इनको लिखेंगे। SCN थायोसाइनेट S, लेकिन या इसलिए यहाँ पर क्या है NCS है और NCS में यहाँ पर डोनर क्या है नाइट्रोजन। या तो आप इसको लिखोगे थायोसाइनेट N और आइसोथायोसाइनेट, तो बच्चों ये है आइसोथायोसाइनेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट एंड NH3 अमोनिया EN इथाइलिन डायमीन NO2 नेगेटिव नाइट्रेट CN नेगेटिव साइनाइड NCO कार्बोनेट। तो बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम CFSE होती है I नेगेटिव की और सबसे ज्यादा CFSE होती है CO कार्बोनेट की। इसका मतलब क्या है बच्चों, CO कार्बोनेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है CO। सो इस तरीके से बच्चों आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है और ऐसे ही आपको इसी ऑर्डर में आपको याद रखनी है। और अगर आपको किसी भी कंपाउंड में दो डोनर अगर मिले, दो डोनर अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, सो आप उसकी CFSE को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ CFSE। अब हम बच्चों कैलकुलेट करेंगे कि CFSE को कैलकुलेट करते कैसे हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ CFSE। बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन ऑफ CFSE। कैसे करोगे आप CFSE को कैलकुलेट, आपको पता है सबसे पहले है एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो बच्चों CFSE को कैलकुलेट करते हैं X इंटू, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता है CFSE कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी Eg सेट की होती है और उसके बाद जो एनर्जी होती है बच्चों किसकी होती है, T2G सेट की। क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये बेरी सेंटर है, स्टैंडर्ड सेंटर है एनर्जी का, इससे Eg की कितनी ज्यादा होती है बच्चों 0.6 और T2G की कितनी ज्यादा होती है, T2G की कितनी कम होती है -0.4 डेल नॉट। तो बच्चों इसी तरीके से आपको लिखना है और ये बात आप याद रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में Eg सेट की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G सेट की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर X इंटू प्लस 0.6 डेल नॉट प्लस y into -0.4 del naught in T2G set plus z into p। तो बच्चों हम यहाँ पर देखो क्या है, x क्या है, what is x, where x equals to number of electrons in Eg set and y equals to number of electrons in T2G set, where z क्या है बच्चों, z and p यहाँ पर क्या है, z है नंबर ऑफ पेयर्स एंड p है पेयरिंग एनर्जी। z इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेयर्स एंड p इक्वल्स टू पेयरिंग एनर्जी। और क्या होती है पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड
अब हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हम CFSE को कैलकुलेट करेंगे और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसी फॉर्मूले से आपको सारी जितनी भी हैं CFSE निकालनी है। सबसे पहले है आपका केस 1, किसमें कर रहे हैं बच्चों हम ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो सबसे पहले है आपका केस 1 फॉर किसके लिए बच्चों, D1। D1 का क्या मतलब है कि D ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो कितने ऑर्बिटल होते हैं D सबशेल में, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल होते हैं D सबशेल में। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम इसे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सो हम एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब क्या होता है बच्चों, कितने सेट होते हैं, Eg ऊपर एंड T2g नीचे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल सबसे पहले किसमें करोगे, Eg सेट में या T2g सेट में। इलेक्ट्रॉन्स को फिल आप किसमें करेंगे, Eg सेट में या T2g सेट में। इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम T2g सेट से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि T2g सेट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सो अब आपको पता है, सपोज करो इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, तो हम इसकी एनर्जी पर पहले आ सकते हैं ना, जबकि बजाय उसके इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम किसकी कहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करेंगे, वो जिसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पर किसकी एनर्जी कम है, T2g सेट की। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, T2g एंड Eg। एक इलेक्ट्रॉन जो बच्चों सबसे पहले फिल होगा वो कहां पर फिल होगा, वो T2g सेट में फिल होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 0। तो कैसे फिल करोगे आप, T1 2g E0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, आपको CFSE कैलकुलेट करनी है। CFSE को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, CFSE इक्वल्स टू x इंटू प्लस 0.6 डेल नॉट प्लस y माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस z इंटू p। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो बच्चों, Eg सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg सेट, Eg सेट में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो x क्या रखोगे, 0 इंटू प्लस 0.6 डेल नॉट प्लस y में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, सो 1 इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस। अब बच्चों z एंड p तो आपको पता है p क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी, बट z कैसे फिल करेंगे आप। अब यहाँ पे देखो आपको पेयर्स निकालने कैसे हैं बच्चों, इस सेट में जितने भी पेयर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये एक पेयर हुआ, लेकिन यहाँ पर तो एक भी पेयर प्रेजेंट नहीं है ना, और यहाँ पर भी एक भी पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको पेयर निकालने हैं तो पेयर आप निकालोगे, इसमें जितने भी पेयर प्रेजेंट हैं उनके पेयर से इसके पेयर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कैसे निकालेंगे पेयर, इस सेट में जितने भी क्या प्रेजेंट हैं, पेयर प्रेजेंट हैं, उनके पेयर से ये वाला पेयर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक भी पेयर प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर भी एक भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या हुए, 0। तो 0 इंटू p इक्वल्स टू ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 और इसकी मल्टीप्लाई किससे बच्चों, 1 से। तो क्या आएगा आंसर, माइनस 0.4 डेल नॉट। ये है बच्चों आपका केस 1 फॉर D1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि आपके D ऑर्बिटल में, D सबशेल के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपको CFSE कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट इज फॉर D2। सेम बच्चों हम D2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर D1 की जगह क्या होगा, D2। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो बच्चों, D2 के लिए अब D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 1 एंड 2। अब हम इन्हें फिल करेंगे, Eg सेट की एनर्जी ज्यादा है एंड T2g सेट की एनर्जी कम। सो अगर आप
माइनस 0.8 डेल नॉट। ये है केस 2 के लिए, D2 के लिए। नेक्स्ट इज D3। बच्चों D3 का आप कर सकते हैं, D3 का भी आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने D1 और D2 के लिए निकाला है। नेक्स्ट है बच्चों अब D4। अब यहां पर देखो बच्चों, आप D4 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। D4 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, D4 है, आपको कैसे फिल करनी है, इलेक्ट्रॉन्स आपको अफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली फिल करनी है। सो इलेक्ट्रॉन्स आपको अप्लाई नहीं करनी है अफबाउ रूल। तो सबसे पहले कैसे D4 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, कितना है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इज बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अब T2G सेट की एनर्जी कम है और EG सेट की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज, कि आप या तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करो और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करो, या फिर क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन या तो पहले यहाँ फिल होंगे और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फिल होगा। सो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और वो पॉसिबिलिटीज कैसे बनेगी, या तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जो पेयरिंग करा सके, और या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो जो पेयरिंग ना करा सके। सो बच्चों आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपके पास दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड सेकंड वन इज पेयरिंग एनर्जी। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम है, अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिट अप हो जाएंगे, पेयर नहीं होंगे, और आपका जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2G सेट में फिल ना होके किसमें फिल होगा, EG सेट में। कहां फिल होगा, EG सेट में। दूसरी क्या है बच्चों, आपकी पेयरिंग एनर्जी। अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी पहले आएगी ना, स्प्लिटिंग एनर्जी बाद में। आप पेयरिंग एनर्जी तक पहले अप्रोच करेंगे। सो क्या होगा बच्चों, पेयरिंग एनर्जी अगर आपकी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स T2G सेट में ही पेयर हो जाएंगे और EG सेट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सो आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट इज अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। सेकंड वन इज अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी, और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो स्प्लिटिंग होगी। और आपको पता है पेयरिंग एनर्जी किसकी कम होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही क्या करा पाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा पाते हैं। सो पेयरिंग एनर्जी कम है तो क्या होगी, पेयरिंग, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। सेकंड, अगर आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड ही होते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा पाते, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। सो अगर आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होंगे, पेयर नहीं होंगे। और ये कौन से लिगेंड करा पाते हैं बच्चों, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। सो आपके दो केसेस हैं, फर्स्ट इज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकंड वन इज फॉर वीक फील्ड लिगेंड। सो फर्स्ट हम बच्चों करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, कब, जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी। सो अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम है तो कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम। सेकंड वन बच्चों, यही पे मैं बना रही हूं, वो कॉमन है। तो यहां पर आप देखो फॉर EG सेट एंड फॉर T2G सेट। तो यहां पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे आप, 1 2 3 एंड 4th वन, आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है सो पेयरिंग नहीं होगी, तो 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कहाँ फिल होगा, EG सेट में। सो बच्चों अब तक आप कर रहे थे D3 सेट के लिए। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं D4 से आगे आपको कैसे पेयर अप कराने हैं और कैसे स्प्लिट कराने हैं, दो केसेस बनते हैं, और आपको इससे ऊपर अब सारे के
केसेस को ऐसे ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट है, अब हम इसके लिए अगर स्प्लिटिंग एनर्जी निकालें तो इसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? अगर आप इसके लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे तो क्या होती है बच्चों, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट, वो क्या है 0 प्लस 0.6 डेल डॉट प्लस y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट। कितने हैं T2G सेट में इलेक्ट्रॉन? 4, सो 4 इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, आप नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ पेयर्स आपको पता है T2G सेट में कितने नंबर ऑफ पेयर हैं? T2G सेट में एक पेयर है, बट इधर d ऑर्बिटल की तरफ क्या है? इधर d ऑर्बिटल की तरफ एक भी पेयर प्रेजेंट नहीं है। सो क्या होगा? 1 माइनस 0। क्या होगा? 1 माइनस 0। कैसे? यहाँ पर कितने पेयर प्रेजेंट हैं? 1, लेकिन यहाँ पर एक भी पेयर नहीं प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस करके। सो 1 माइनस 0। कितने हैं नंबर ऑफ पेयर्स? 1 इंटू p। सो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, 4 4 सा 16, क्या आएगी वैल्यू? माइनस 1.6 डेल नॉट प्लस p। सो D4 के लिए, D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE की वैल्यू होती है माइनस 1.6 डेल नॉट p। ये बच्चों आपको सबकी निकालनी है। अब इधर की तरफ यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इसके लिए CFSE कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए CFSE को कैलकुलेट करने का मेथड है अगेन इसी तरीके से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट। EG सेट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, सो 1 प्लस 0.6 डेल नॉट प्लस 4। यहाँ पर क्या है बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। सो यहाँ पर T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, सो 3 इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्या नंबर ऑफ पेयर प्रेजेंट है? यहाँ पर भी कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर भी कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पेयर्स 0 into p। So this value is now 0 and 0.6 del naught plus 3 4s are 12 minus 1.2 del naught। और ये वैल्यू आएगी बच्चों माइनस 0.6 del naught। सो D4 कॉन्फ़िगरेशन के वीक फील्ड लिगेंड के लिए बच्चों CFSE की वैल्यू होती है माइनस 0.6 del naught। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। क्या है वैल्यू? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए माइनस 1.6 del naught प्लस p एंड वीक फील्ड लिगेंड के लिए माइनस 0.6 del naught। ठीक है, सो इसी तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप D5 के लिए कैसे करेंगे? अगेन आप दो केस बनाएंगे। फर्स्ट वन इज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकेंड वन इज फॉर वीक फील्ड लिगेंड। क्योंकि आपको पता है दोनों तरीके के लिगेंड्स होते हैं, वो जो पेयर करा पाएंगे और वो जो पेयर अप नहीं करा पाएंगे। दैट मीन्स वो लिगेंड्स जिनकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और वो लिगेंड्स जिनकी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। सो नेक्स्ट इज D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखो बच्चों, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे? अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है, सो क्या होगी? पेयरिंग होगी। सबसे पहले आप d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करो। 5 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी, सो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करो। 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है सो
नेक्स्ट इज फॉर वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या करेंगे हम? अगेन सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे? T2G सेट में। सो 1 2 3। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होंगे और किसमें फिल होंगे? इलेक्ट्रॉन्स EG सेट में फिल होंगे। सो अब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो 1 2 3 4 एंड 5। CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट कितने हैं? 2। सो 2 into 0.6 del naught and number of electron in T2G set कितने हैं? 3. So 3 into minus 0.4 del naught। number of pairs, अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर भी कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है। so number of pairs क्या होंगे? 0। so 0 into p। so इसे आप कैलकुलेट करो। इसे कैलकुलेट करके क्या आएगा? 1.2 del naught minus अब यहाँ पर देखो बच्चों 1.2 del naught minus 1.2 del naught वैल्यू क्या है? 0 प्लस 0। सो टोटल क्या है? 0। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D5 हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। और आपको पता है हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बिल्कुल जीरो होती है। और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जीरो होगी वो कैसे होते हैं? वो मोस्ट स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली डाटा निकला है ना कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। वो यहाँ से निकला है कि जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी वो क्या होंगे? मोस्ट स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। सो ये है बच्चों D5। अगर आप यहीं से D10 के लिए निकालो ना, यहीं से भी अगर आप D10 के लिए निकालो तो उसकी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या आएगी? 0। तो जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 वो कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं? वो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट बच्चों इसी तरीके से आपको निकालना है D6 के लिए, D7 के लिए, D8 के लिए एंड D9 एंड फॉर D10। सो अब आपका एक क्वेश्चन है फाइंड CFSE। आपको CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। आपका क्वेश्चन है FeCN6 4 नेगेटिव। फाइंड CFSE and your question is FeCN6 4 नेगेटिव। FeCN6 4 नेगेटिव। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले बच्चा आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, क्योंकि जब भी तो आप d ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे जब तो आपको पता चलेगा कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले आप प्राइमरी वैलेंसी निकालें। प्राइमरी वैलेंसी दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको जिसकी निकालनी है उसकी हम कैलकुलेट करते हैं। उसको क्या मानते हैं? x + 6 into -1 equals to -4। तो x - 6 equals to -4 और x equals to +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। दैट मींस आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो यहाँ पर आपको पता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? A R। ऑर्गन तत्व कितना होता है? 18। क्या होगा? 4s2 3d6। कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन से तो बचे 26 है। 18 + 8। सो
या फिर आप कर सकते हैं 26 माइनस 18 कितना आएगा 8। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 8। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s2 में और 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d में। Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अगेन Ar 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल से निकलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल से रिमूव होते हैं। सो 4s0 एंड 3d 6। तो बच्चों अब हमें निकालना है किसके लिए 3d 6 के लिए आपको निकालना है। बट अब आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका लीगेंड कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है। आपको पता है Cn कैसा है H2 से नीचे वाले सारे कैसे थे H2 से नीचे वाले सब वीक लीगेंड होते हैं और H2 से ऊपर सब स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं। और Cn कहाँ आता है Cn स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2 से ऊपर आता है। अब स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो क्या करा देगा पेयरिंग। अब आप कर चुके हो 3d 6 के लिए बच्चों। सो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है 3d 6 के लिए। अगेन आप कैसे करोगे मैं ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1 2 3 4। अब या तो पूरे बॉक्सेस भी बना सकते हो। चलिए आप पूरे बॉक्सेस बनाएंगे। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 Eg सेट में एंड T2G सेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। सो क्या कराएगा पेयरिंग। सो यहीं पर आप देखो जो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे 1 2 3 4 5 6। दैट मींस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 0 और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के लिए आपको बनाना है CFSE कैलकुलेट करनी है। सो CFSE को कैसे कैलकुलेट करोगे अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Tg सेट क्या आएगा 0 प्लस 0.6 डेल डॉट प्लस y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट कितने हैं 6 प्लस माइनस 0.4। पेयर कितनी है बच्चों पेयर कैसे निकालोगे 3 पेयर यहाँ पे हैं और 1 पेयर यहाँ पे है। सो 3 माइनस 1 क्या होगा 2। सो 2 इंटू p ये वैल्यू क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट 0। सो ये वैल्यू 0 है यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू माइनस 0.4 माइनस 2.4 डेल नॉट प्लस 2p। तो ये है बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर दिस कंपाउंड। इस तरीके से आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं जितने भी आपको कंपाउंड्स दिए जाएं आपको उनकी CFSE कैलकुलेट करनी है। सो ये था आपका टॉपिक CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो इसमें आपने क्या किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में केसेस क्या थे। उसके बाद हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो को फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट सो इस तरीके से बच्चों आपको टेट्राहेड्रल फील्ड में और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में निकालनी है। उसके बाद हमने किया फाइंड CFSE। आपको जितने भी कंपाउंड्स दिए जाएं आपको सबकी CFSE इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे आप CFSE कैलकुलेट सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसमें फिर d ऑर्बिटल में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए आप उनको इस तरीके से डिवाइड करोगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड लीगेंड है तो वीक फील्ड लीगेंड के लिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन।
होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल फील्ड जो होती है, सिमेट्रिकल फील्ड और अनसिमेट्रिकल फील्ड, क्या होती है सिमेट्रिकल फील्ड? सिमेट्रिकल फील्ड होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, या फिर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का क्या हो कॉम्बिनेशन, इन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल फील्ड। सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, या फिर बच्चों क्या होना चाहिए हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड का कॉम्बिनेशन। सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये होती है बच्चों सिमेट्रिकल फील्ड, इट इज एब्सेंट इन सिमेट्रिकल फील्ड, इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल में, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में, और या फिर कॉम्बिनेशन हो किसका हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड का। तो बच्चों 3, 5, 6, 8 एंड 10, ठीक है, आपको याद रखना है D3, D5, D6, D8 एंड D10, क्या D3, D5, D6, D8 एंड D10। D5 वीक फील्ड लिगेंड के लिए एंड D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। इन सब में क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D5 किसके लिए वीक फील्ड लिगेंड के लिए और D6 किसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, इसमें बच्चों क्या होता है, इनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट होता है। सो इन दीज कॉन्फ़िगरेशन John Taylor distortion JTD is absent। इसमें क्या होता है बच्चों, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो D3 तक तो आपको पता है T2G क्या होते हैं, तीनों फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, और आपको पता है हाफ फील्ड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? अब बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल करूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। बट अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ स्विच कर दूं या फिर यहाँ से यहाँ स्विच कर दूं, तो क्या होगा, डायग्राम आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा ना। सो डायग्राम आपका जब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, इसे कहते हैं बच्चों जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जब आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ स्विच करो या फिर यहाँ से यहाँ स्विच करो, और स्विच करने के बाद आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए, ज्योमेट्री कंपाउंड की चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डायग्राम आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सपोज करो अगर यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, तो या तो आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करो तो आपका डायग्राम डिफरेंट हो जाएगा, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करो तो आपका डायग्राम डिफरेंट हो जाएगा। बट अगर आप किसमें करोगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स में, वो ऑर्बिटल इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को चाहे यहाँ पर रखो चाहे इसे यहाँ पर रखो, लेकिन आपको स्विच करना पड़ेगा। पेयर भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि पेयर नहीं होंगे, लेकिन या फिर आप इन दोनों को स्विच कर दो या फिर इन दोनों को स्विच करो या फिर इसे यहाँ पर ट्रांसफर करके इसे यहाँ ट्रांसफर करो। आप क्या करो बच्चों, अगर यहाँ पर इसे आप पेयर भी कर रहे हैं तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर यहाँ ले आओ या फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले आओ, तो आपका डायग्राम कंप्लीटली चेंज होगा ना। तो ये होता है बच्चों जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सिर्फ आपको याद रखना है कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D3, D5, D6, D8 एंड D10, इन सब में क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका वर्नर्स थ्योरी। तो ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे वर्नर्स थ्योरी। तब तक आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग वीपीटी एंड सीएफटी, वो सब आपको करने हैं।